One. Hey guys, welcome to another episode of Charcha with the Chichas. Prashant, say hello. Hello. So, guys, in this episode, we have another guest with us. We have Miss Jagisha Arora. Now, this might be a little controversial or somewhat of, we don't know how to put it in this way. She is the wife of Mr. Prashant Kanodia. So Prashant Kanodia is an activist who was jailed for just tweeting or retweeting basically something which was basically doctored by someone else, and he deleted the tweet in 30 minutes, but he was still jailed for it and hasn't been released, and he was jailed on the 18th of August, and right now he's still in custody. So, Ms. Jagisha, thank you for joining us. We understand that ये काफ़ी hard time है इसके लिए. तो आप बता सकती हैं कि एक्चुअली उस टाइम पे हुआ क्या था, या क्या ऐसा पहले भी हो चुका है, या ये फर्स्ट टाइम है, कैसा था? सबको पहले हेलो, और यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगी कि 18 अगस्त को प्रशांत को गिरफ्तारी हुई. हम लोग 17 अगस्त को रात को हम सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि 18 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है. तो कुछ 12 बजे थे, तो कुछ 6-7 लोग आते हैं, वो सारे सिविल ड्रेस में आते हैं, मतलब सादे कपड़ों में. तो पूछते हैं कि अच्छा प्रशांत को बुलाइए. तो मैंने कहा आप कौन है? तो वो बोलते हैं कि हम वो प्रशांत हमको जानते हैं. तो जी, तो वो आते हैं, प्रशांत उस वक्त सो रहे होते हैं, तो वो उनको उठाते हैं और बोलते हैं कि चलो हमें ऊपर से ऑर्डर आया है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए. तो वो बोलते हैं कि अब प्रशांत, हम पूछते हैं कि क्यों अरेस्ट करने आए हैं, तो बोलते हैं कि कोई ट्वीट का मामला है. तो हम पूछते हैं उनसे कि किस ट्वीट के वजह से आप अरेस्ट कर रहे हैं. तो वो बोलते हैं हम आपको अभी नहीं बता सकते. तो बोलते हैं कि हम वसंत विहार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और ट्रांजिट रिमांड लेके फिर हम यूपी चले जाएंगे. तो हम उनसे इंसिस्ट करते हैं कि हम भी आपके साथ चलते हैं, तो वो मना कर देते हैं. और पुलिस होती है तो हम सोचते हैं कि क्या इनके साथ बहस की जाए. तो हम आधे घंटे बाद हम वसंत विहार पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम पूछते हैं कि यहाँ पे कोई प्रशांत को लेके आए हैं, तो वो मना कर देते हैं. और हमने उन 6-7 लोगों में से किसी एक का नंबर ले रखा होता है, तो हम उनको फोन करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम तो नोएडा क्रॉस कर चुके हैं. तो उस तरीके से, जिस तरीके से हमें मतलब झूठ बोला गया कि वो ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए वसंत विहार पुलिस स्टेशन जा रहे हैं. तो फिर उसके बाद हमारे पास एफआईआर की कॉपी आती है, उसमें ये लिखा होता है कि कोई सब इंस्पेक्टर है दिनेश कुमार शुक्ला, उसने सुशील तिवारी के बिहाफ पे एफआईआर दर्ज करवाई है. राइट. और सुशील तिवारी की जो ओरिजिनल पोस्ट थी वो इस तरीके से थी कि यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज को हटा दिया जाए. राइट. लेकिन इस इमेज को मॉफ्ड किया गया और इस तरीके से बनाया गया कि एससी एसटी ओबीसी का मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा. तो ये जो इमेज है, मॉफ्ड इमेज, डॉक्टर इमेज जिसे कहते हैं, वो बहुत दिनों से सर्कुलेट हो रही थी, बहुत सारे वेरीफाइड अकाउंट से शेयर हो रही थी. ओरिजिनली किसने बनाया ये हमें नहीं पता. पुलिस ने भी ये ढूंढने की कोशिश नहीं की कि ओरिजिनल डॉक्टर इमेज किसने बनाई है. और सुशील तिवारी के जो अन्य पोस्ट भी हैं वो भी बहुत सारे इस्लामोफोबिक से ग्रसित हैं और हेट स्पीच फैलाते हैं. ममता बनर्जी को वो इस तरीके से डायन बोल देते हैं. तो इस तरीके के वो चीजें फैलाते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे. आप खुद जाके एक बार चेक भी कर सकते हैं. और दूसरी बात ये है, सुशील तिवारी जो है उनके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन आके सब इंस्पेक्टर एफआईआर करवा रहा है. तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा नेक्सस है ये, कि आप डायरेक्टली आप डेफिमेशन नहीं लगा रहे, कोई थर्ड पर्सन आता है और डेफिमेशन लगा रहा है. तो प्रशांत को फिर उस पे वो उन पे सेक्शंस लगाए जाते हैं, आईटी एक्ट और 153 इस तरीके के. और पुलिस ने जो ओरिजिनल जिसने इमेज बनाई थी उसका पता नहीं लगाया. पुलिस ने जो डॉक्टर जिसने इमेज की थी और शेयर हो रही थी बहुत सारे अकाउंट से, उसका पता भी नहीं लगाया. सीधा आपने किसी की एफआईआर पे आपने अरेस्ट कर लिया. और आज
50 दिनों से ज्यादा हो गया प्रशांत को जेल में। हमने सेशन कोर्ट मूव किया तो सेशन कोर्ट ने सीधे से खारिज कर दी बेल। उसके बाद हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने हमें 1 महीने के बाद का टाइम दे दिया। तो आज 50 दिन से ज्यादा हो गया प्रशांत को जेल में। तो ये अपने आप में बताता है कि आपका कितना प्रॉब्लम है। और प्रशांत ने वो ट्वीट किया था, शेयर किया था, लेकिन उनको जैसे ही पता चला कि ये गलत है तो उन्होंने डिलीट कर दिया। और किसी स्क्रीनशॉट के आधार पर किसी की गिरफ्तारी हुई है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से सरकार, जो लोग बोलते हैं और जो लोग बोलना चाहते हैं, डिसेंट की आवाज है जो, उसको कितने अच्छे तरीके से ये लोग सप्रेस करना चाहते हैं और बंद कराना चाहते हैं लोगों का बोलना। लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि आर यू सरप्राइज्ड, क्योंकि 1 साल पहले भी, लगभग 1 साल पहले भी यही चीज़ हुआ, जून 8 2019 जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तभी भी वही चीज़ हुआ राइट 2019 में, कि उनको काफ़ी सारे सेक्शनों के तहत उनको बुक किया गया, जिसमें कम्युनल वायलेंस, कम्युनल डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी राइट, और कुछ 66 67 मुझे याद नहीं, इतने सारे सेक्शंस। क्या आप एज जगीशा अरोरा हु स्टेज विद प्रशांत कनौजिया, हु लिव्स विद हिम, एंड आपने पहले भी देख चुका है ये चीज़, पिछले साल भी ऐसे ही कुछ हुआ शायद, कि ऐसे ही कुछ लोगों ने आके उनको ले गए, आर यू सरप्राइज्ड विद दिस? नहीं, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुई थी। मुझे झटका नहीं लगा था, मुझे बुरा जरूर लगा था कि ये सब हो रहा है मेरे जन्मदिन पे इस तरीके यस से। यस, लेकिन मैं और ये बात पे ध्यान सरप्राइज देने, ये बात भी एक ध्यान दी जाने वाली बात है कि इट वाज योर बर्थडे राइट, और उस दिन पे जैसे आप में शायद आपने कहीं पर लिखा है, इट वाज अ वेरी आयरनिक बर्थडे प्रेजेंट दैट आई रिसीव्ड ऑन दैट डे। या आप बोल सकते हैं। तो फिर उसके मतलब जिस तरीके से न्यूज चैनल्स हैं या मीडिया पोर्टल्स हैं, जिस तरीके से फेक न्यूज फैलाते हैं, चाहे आप तबलीगी जमात का इंसिडेंट देख लीजिए, अभी तक किसी भी जर्नलिस्ट ने, बड़े से बड़े जर्नलिस्ट का नाम मैं ले सकती हूँ यहाँ पे, उन्होंने अपॉलॉजी नहीं दी है कि उन्होंने फेक न्यूज फैलाई थी। और वो लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं। जिस तरीके से सुशांत राजपूत के केस पे कितनी फेक न्यूज फैलाई गई है न्यूज के थ्रू, उस पे कोई माफी नहीं है। मतलब रोज लोग जो हैं भी, मतलब सरकार के जो नेता भी हैं वो हेट स्पीच बोलते रहते हैं, तरह तरह की बातें करते रहते हैं, उस पे कोई एफआईआर नहीं होती है, उस पे कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। और सुशील तिवारी जो खुद इतने ज्यादा इस्लामोफोबिया है उनके अंदर, वो इस तरीके से फैलाते हैं, हेट स्पीच फैला रहे हैं, उनको उनपे कोई एफआईआर नहीं होती। उनपे तो कोई थर्ड इंस्पेक्टर, उनको दर्द होता है कि उनकी मानहानि हो रही है सुशील तिवारी जी की, जबकि सुशील तिवारी पता नहीं किस तरीके से हेट स्पीच फैला रहे हैं, उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं किया जाता, उनके साथ कुछ नहीं होता है, उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रक्षा की जा रही है जो कि हेट स्पीच फैला रहा है। जबकि प्रशांत के पास ये गलती से आता है, और प्रशांत पहले इंसान नहीं थे जिन्होंने शेयर किया, बहुत सारे अकाउंट से शेयर हुआ है। पुलिस को ये भी सोचना चाहिए था कि उनको सबसे पहले तो डॉक्टर इमेज जिसने की उसको पकड़ना चाहिए था, और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, तो आप सबको पकड़िए, फिर आप सिर्फ प्रशांत को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और आपने कई बार ये जिक्र किया है कि प्रशांत कनौजिया जी को अरेस्ट, गिरफ्तार, स्पेसिफिकली उनको टारगेट करने की कुछ वजह है। उनमें से एक वजह यह है कि वो लगातार जो है सरकार की नीतियाँ, हो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उस पर बोलते आए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, पॉजिटिव पे तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं दुनिया में, और लोग ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ उनके दिमाग में रजिस्टर होता है, तो इसलिए नेगेटिव उनको पता है कि प्रशांत कनौजिया नेगेटिव। और दूसरा जो वजह है वो ये है कि वो दलित है। जी। ये आपने जिक्र किया, ये मैं पढ़ भी रहा था कि जैसे कि वो दलित हैं और इस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है इस चीज़ पे। जबकि हम जो, और प्रशांत कनौजिया जी भी, मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि वो मुंबई के हैं राइट, उनका जो बचपन जो उन्होंने गुजारा और जो बड़े हुए हैं वो मुंबई से हुए हैं राइट। और मैं काफ़ी, और उससे मुझे एक तरह से वो जो स्पिरिट बोलता है ना, वो लड़ने का और डिसेंट करने का जो स्पिरिट है, वो आपको मुंबई में दिखेगा। हम जानते हैं कि काफ़ी कुछ केसेस हुए हैं मुंबई में जहाँ पर कुछ लोगों को ट्विटर पे ट्वीट करने की वजह से अरेस्ट किया गया है। लेकिन ये चीज़ जानकर हमें, क्योंकि हम भी मुंबई के हैं, मैं और एरिक हम भी मुंबई के, हम मुंबई में ही हैं फ़िलहाल। तो फिर से वो क्वेश्चन पे आते हुए कि दलित वो जब छोटे थे तब से भी वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं राइट, कि वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको फेस कर रहे हैं। तो इस जो केस है जहाँ पर उनको 2 बार अरेस्ट किया जाता है और पूरा जो IT सेल है या एक तरफ की जो मीडिया
मीडिया बोले या सोशल मीडिया बोले, वो पूरी तरह से उनको हंट कर रही है और सरकार भी उनको हंट कर रही है जिस तरह। तो इसमें जो दलित एलिमेंट है या कास्ट का जो एलिमेंट है उसका कितना बड़ा रोल है? क्या वो 100% है या एक सिग्निफिकेंट रोल है उसका उसमें? ये देखिए, दलित होने की वजह से जो उनको झेलना पड़ता है वो शायद मुझे नहीं झेलना पड़ता। मैं आप सीधे एकदम ओपन प्लेटफॉर्म पे ये बात बोलती हूँ कि मैं एक अपर कास्ट हूँ, मेरे पास ये प्रिविलेज है कास्ट का। तो वो जो गालियां हैं, जो संघर्ष है, वो मैंने नहीं देखा है, वो प्रशांत कनौजिया ने देखा है। तो दलित होने की वजह से आप कभी उनकी टाइमलाइन पे जाइए, ये तो मैंने बिल्कुल रिसर्च किया है, मैं उनकी टाइमलाइन पे जाती हूँ, उनके जो भी गालियां देने वाले लोग हैं वो सारे अपर कास्ट हैं। बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनमें वो भी शामिल है। कि जिस तरीके से कास्ट स्लर्स देते हैं कि अरे तुम्हारी तो औकात नहीं थी, तुम रिजर्वेशन की वजह से आए हो। जबकि प्रशांत कनौजिया ने, वैसे ये बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं प्रो रिजर्वेशन हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये बात बोल रही हूँ, प्रशांत कनौजिया ने अपने जीवन में कभी रिजर्वेशन का यूज ही नहीं किया है। ठीक है, वैसे हर एक को करना चाहिए, लेकिन मैं अगर उन तथाकथित प्रोग्रेसिव लोगों के लिए बात बोल रही हूँ कि उन्होंने कभी इस तरीके का यूज ही नहीं किया। उसके बावजूद अपनी मेहनत से मुंबई के, जब वो स्लम्स में रहा करते थे, वहां से इस जगह पे आना और इतना फेमस हो जाना, इतने फॉलोअर्स होना, वो अपने आप में लोगों के अंदर एक इनसिक्योरिटी कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, एक दलित के इतने फॉलोअर्स कर सकते हैं, इतने उनको पसंद लोग क्यों कर सकते हैं? ये कुंठा जो है, ये मैंने खुद देखी है लोगों के। मैं बिल्कुल की जो पार्टनर, तो मैं सब कुछ देखती हूँ कि लोग उनके बारे में क्या लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, एक चीज मुझे पता होती है। तो उनको दलित होने की वजह से ही टारगेट किया गया है। और ये लोग चाहे डिनाई करें, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कास्ट सिस्टम खत्म हो चुका है। तो जब तक वो रहेगा तब तक तो उनको टारगेट किया जाएगा, और इस बार भी उन्हें उसी वजह से टारगेट किया गया है। तो वही जानना था कि आपने कहा कि आप एक अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं और वो दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं। लोग अभी भी कहते हैं, जो भी मतलब लिबरल्स है या फिर जो मॉडर्न या प्रोग्रेसिव लोग हैं, कि कास्टिज़म अभी 2020 में कैसे हो सकता है, या फिर इस टाइम पे भी कास्टिज़म में लोग कैसे मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर आपको नहीं पता कास्टिज़म के बारे में जो अभी भी हो रहा है, तो मतलब आपके लाइफ में वो कभी इशू आया ही नहीं है, शायद आपने कभी उसे फेस ही नहीं किया होगा। करेक्ट? अगर आप तो मतलब प्रशांत से मिलने से पहले क्या आपने कभी ऐसा फेस किया था कुछ? नहीं, देखिए, मैं अपर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, मैंने गरीबी देखी होगी, लेकिन मैंने कास्टिज्म नहीं देखा है। तो ये मेरा प्रिविलेज रहा है। और अपर कास्ट का प्रिविलेज, एक अपर कास्ट औरत का प्रिविलेज एक ये होता है कि उसे वो नहीं झेलना पड़ता जो एक दलित को झेलना पड़ता है। आज भी मेरे घर में या और भी जगह पे कुछ मतलब बर्तन अलग रखे जाते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से कास्टिज्म प्लेग होता है कि उनसे आप वैसे मतलब उनसे आप जेलस फील करते हैं कि वो इतने फॉलोअर्स कैसे हैं उनके, उनको लोग क्यों जान रहे हैं, उनको लोग क्यों पहचान रहे हैं, उनको लोग क्यों मान रहे हैं। तो एक जेलसी और जो मतलब एक जो है ना इनसिक्योरिटी, ये सब अपर कास्ट का एक सीधा सीधा बायस है और कुछ नहीं है। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करेंगे क्योंकि उनका प्रिविलेज उन्हें ये एक्सेप्ट ही नहीं करने देता कि इंडिया में कास्टिज्म है। प्रिविलेज होना अपने आप पे सबसे बड़ी बात होती है कि आप मानना ही नहीं चाहते कि कास्टिज्म रोल प्ले करता है हर जगह, क्योंकि वो आपके साथ नहीं हो रहा है ना, एक दलित के साथ हो रहा है। और ख़ास करके उत्तरी भारत में हम इसको शायद इसके काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड इफ़ेक्ट्स को हम देख पाते हैं कास्टिज़म के, राइट? जहाँ पर सिटी में है, मैं मानता हूँ कि मेट्रो सिटीज़ में भी कास्टिज़म है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड जो वर्ड आपने यूज़ किया, राइट, कि वो एकदम डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जो है मेट्रोज़ में, शहर में, डेवलप्ड सिटीज़ में कास्टिज़म है। लेकिन जब हम उत्तर भारत की तरफ जाते हैं जहाँ पर ये कास्ट जो है वो सबसे पहले, जैसे कि मैं कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में था, राइट, और मैं वहाँ का जो डायलॉग है, लोग जैसे बात करते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, तभी शुरू हो जाता है कि वो यादव है या ठाकुर है। मैं अभी तक नहीं जानता हूँ कि यादव या ठाकुर का क्या स्टेटस है, सोशल में क्या स्टैंडर्ड है, लेकिन मैंने सुना है कि वो जब बात करते हैं तो वहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेट, ये जो चीज़ है उसका ज़्यादा इफेक्ट है या ज़्यादा मायने दी जाती है आज भी उसको, राइट? और आप लोग भी वहीं पर आज हो। तो जैसे प्रशांत जो है,
प्रशांत ये बोलते थे कि मुंबई में मैंने ना कास्टिज्म नहीं इतना देखा था। मैं दिल्ली जब आया, आईएमसी में मैं जब पढ़ने लगा, तो उनके एक बैचमेट ने उन क्लासमेट ने सॉरी उनसे कहा कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तो उन्होंने बताया कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी कास्ट के लोगों को हम चप्पल से मारते हैं। तो ये उनका रिप्लाई था। और वो उसके लिए प्रशांत ने फिर आईएमसी में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, वो नजरों में भी आया था, मतलब न्यूज चैनल्स काफी कवर किया था उसे। फिर जब वो इंडियन एक्सप्रेस पे गए तब भी उनके साथ वही सेम चीज हुई। और आज भी अगर आप उनकी टाइमलाइन पे जाइए तो इतनी कास्टिस्ट गालियां उनको मिलती है, उनको देखने को मिलती है। और ये सब तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग जो हैं, जिनको लगता है कि कास्टिज्म एंड हो गया है, तो उनको दिखाई ही नहीं देता। ये अलग तरीके का प्रिविलेज है कि उनको दिखाई ही नहीं देता, है ही नहीं। आंख बंद कर लीजिए और दुनिया अंधी हो जाती है, बस उनको ऐसा लगता है। लेकिन हज़ारों सालों से ये जो कास्ट का सिस्टम है हम देख पा रहे हैं, राइट? आपको लगता है ये इतनी आसानी से, या एक जन के जेल में जाने से, या एक जन के ज़िंदगी को डिसरप्ट, उसके ज़िंदगी डिस्टर्ब होने से, हाँ, लोग इसको देख पाने से आपको लगता है कि लोग बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी इस बारे में? क्योंकि हज़ारों सालों से ये चीज़ है, लोग नहीं मानेंगे इस बात को। आज के प्रोग्रेसिव जो जवान हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उन लोग बोलेंगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, राइट? लेकिन जब आप किताबें पढ़ेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, जब आप कल्चर को स्टडी करोगे, तब आप जानोगे कि वर्ना सिस्टम क्या है, चंडाल क्या है, उसका शुरुआत कहाँ से होता है और क्या प्रैक्टिसेस थे, राइट? तो लोग बोलते हैं। तो आपको लगता है ये इतना जल्दी बदलाव आएगा सोसाइटी में? देखिए, सोसाइटी में बदलाव तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसकी उम्मीद बिल्कुल पूरी तरीके से खो चुकी हूँ। क्योंकि लोग जो हैं कास्ट, जैसे हम जैसे लोग जिसको कहा जाता है कि हम प्रोग्रेसिव हो गए हैं, हम पढ़ लिख गए हैं, जेएनयू से हैं, हम फलाना यूनिवर्सिटी से हैं, तो हम तो कास्टिज्म देखे ही नहीं है। लेकिन फिर एक इंसिडेंट आता है रोहित वेमुला का, जी। तो वो जो खत है उनका, वो सब कुछ बयान कर देता है कि किस तरीके से कास्टिज्म रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद कोई पायल तडवी है, उनका जो सुसाइड है, वो आपके सामने आया तो आपको थप्पड़ मारता है कि ये देखिए कास्टिज्म अभी भी है। तो जब तक आप इसे इग्नोर करेंगे तब तक खत्म नहीं होगा। अपर कास्ट को आकर ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंडिया में कास्टिज्म है, प्रिविलेज है उनके पास अपर कास्ट होने के नाते, तो आप एक्सेप्ट करिए उसे। आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं? कि आपके बोलने से कास्टिज्म नहीं खत्म होने वाला, आपके एक्सेप्ट करने से कि प्रिविलेज है हमारा। और प्राउड मत करिए प्रिविलेज पे, जाति गर्व करने की बात नहीं होती है। तो आप गर्व करना पहले बंद करिए। तो मैं बता रहा था कि मेरे साथ एक बार ट्रेन में इंसिडेंट हुआ कि मतलब हम लोग दोस्त लोग जा रहे थे कहीं, तो हम लोग का सीट्स अलग अलग जगह पे था। तो मैं सोच रहा था कि सबका सीट्स एक साथ करवा के उनको मतलब स्विच वगैरह करा रहा था। तो एक फैमिली को मैं बोला कि सर आप वहाँ बैठ जाइए, तो मतलब कि हमारे दोस्त लोग सब यहाँ आ पाए। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, वो लोग अछूत जात वाले हैं। तो मैं एक सेकंड के लिए वहाँ पे दंग रह गया कि यार ये क्या बोल दिया इसने। क्योंकि कभी यहाँ मुंबई में आप कुछ भी करो, कोई ऐसा कभी बात नहीं करता है, तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा कर दिया। तो मैं एक सेकंड के लिए शॉक हो गया कि ये क्या बोल दिया इनने। वो तो मैं मतलब वो अंदर से एक अचानक से रेज आया और मैंने कहा कि उनका हाथ काट के देखते, आपका हाथ काट के देखते, किसी के हाथ से नीला खून निकला तो वो अछूत हो जाएंगे, चलेगा? और मैं कहा कि अगर आपकी सोच ऐसी तो अछूत तो आप हुए ना। तो मैं उतना बोल के उधर से चला गया कि मैं बोला कि आप क्या सीट चेंज कराएंगे, तो आप तो रहने दीजिए। तो मतलब वहाँ अगर आपकी वही है कि आपकी थिंकिंग, आपकी मेंटालिटी अभी भी वैसी है कि मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल से बड़ा हूँ, क्योंकि हर रिलीजन या हर कास्ट एक चीज़ दिखाने पे ज़रूर ये करता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। कोई भी रिलीजन या फिर कोई भी इसी बेसिस पे चलता है कि यू एज अ कलेक्टिव यूनिट और यू एज अ इंडिविजुअल आर वेरी स्पेशल। अब ये जब तुम्हारे अंदर एंटाइटलमेंट तुम फील करके समझ लेते हो ना कि हाँ मैं एंटाइटल्ड हूँ, कोई भी रिलीजन, मैं एक रिलीजन को नहीं बोल रहा, हर रिलीजन इसी एक चीज़ पे चलता है कि यू आर वेरी स्पेशल। अभी तुम इस चीज़ पे चलने लग जाते हो जब, तो तुम दूसरे की वैल्यू नहीं कर पाओगे। और उस चीज़ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम इंसान उसी चीज़ के लिए बनते हैं कि हम सबको एक सेंस ऑफ वर्थ चाहिए होता है, एक
वो चाहिए होता है कि मैं इससे तो बेटर हूँ, मैं इससे तो अच्छा कर सकता हूँ, इसलिए शायद अपन स्ट्राइव करते हैं अच्छा चीज़ करने के लिए। लेकिन वो जब अपन को बचपन से बताया जाता है, हमें बचपन से बताया जाता है कि आप इनसे तो बेटर ही हो क्योंकि ये इधर पैदा हुए हैं, तो एक सर्टन ना फॉल्स सेंस ऑफ ये रहता है, प्रेसिडेंस रहता है कि आपने कुछ कमाया नहीं है वहाँ पे, आपने कुछ किया नहीं है, बस आप कहीं पैदा हो गए इसलिए आपके पास वो प्रिविलेज आ गया है, विच हैज़ टू चेंज समहाउ। बट वो चेंज आएगा नहीं क्योंकि वो हमारे कल्चर में ही सिखाया नहीं जाता, हमारे कल्चर में ही अपन को बताया जाता है कि आप इनसे तो बड़े ही हैं। तो या ये भी बात है कि जो सुप्रीमेसी की आप बात कर रहे हैं ना, कि जब बाबा साहब कहा करते थे कि जब तक आप हिंदुइज्म को पकड़े रखेंगे तब तक आप कास्ट सिस्टम को पकड़े रखेंगे, जब तक आप इसे छोड़ेंगे नहीं ना, जब तक आप इसे इसका बिल्कुल पूरी तरीके से त्याग नहीं कर देंगे तब तक आप कास्ट सिस्टम का त्याग नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग है प्रोग्रेसिव बनते हैं कि हम नहीं मानते जाति में, लेकिन वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके रिलीजन में कास्ट सिस्टम है। You have to give up your religion. You have to. मतलब उन्होंने क्लियरली एनिलेशन ऑफ कास्ट पे ये बात लिखी है। तो आप सबसे पहले तो मैं चाहूंगी सब लोगों को एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़नी चाहिए, और बहुत आपको बहुत अच्छी लगेगी वो किताब, और बहुत उसमें जो रेवलेशंस है, जो मतलब पढ़ते हुए आपको पता चलते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं कि जो बाबा साहिब ने कही है। तो ये सब पढ़ना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे कास्ट सिस्टम के बारे में। जितने भी अपर कास्ट हैं यहाँ, मतलब जो सुन रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनको पहले वो किताब पढ़नी चाहिए। लेकिन वसुधैव कुटुम्बकम है, राइट? मतलब सारा जगत जो है वो मिलकर एक परिवार है। तो जब आपका धर्म आपको ऐसा सिखा रहा है, जब हिंदुइज्म, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि आपको हिंदुइज्म छोड़ना पड़ेगा तो ही आप कास्ट को जो है त्याग, तो ही आप इस चीज़ से उभर के बाहर आ सकते हो, नहीं तो कास्ट आपके साथ चिपका रहेगा, लगा रहेगा। लेकिन इसमें जाति व्यवस्था भी तो है ना। आप ये बताइए, जब बाबा साहब कहा करते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, ये डिवीजन ऑफ लेबरर्स भी है, मतलब उनका भी डिवीजन है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि रिलीजन में आपका ये है, तो आपको इस चीज पे मतलब आपको गिव अप करना पड़ेगा। अगर जब तक आप गिव अप नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी बातों को मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जैसा रैशनल व्यक्ति शायद ही कभी कोई दूसरा वो जन्म ले, लेकिन उन्होंने जितनी क्लियरली सब चीजें बताई हैं, लिखी हैं, मतलब वो चीज अगर आप पढ़ लें तो आप बहुत सारी मतलब चीजों को मतलब प्रैक्टिस करने से बचेंगे, मतलब आप नहीं कर पाएंगे। तो आप अंबेडकर को पढ़िए, पेरियार को पढ़िए, फूले को पढ़िए। प्रशांत यही बोलते थे कि इन सब चीजों लोगों को पढ़िए आप, तो आपका दिमाग खुलेगा कि आप जो ये सब एक छोटे से उसमें रहते हैं कि हम ये सब प्रैक्टिस करते रहते हैं, और ये चीजें चलती जा रही है जनरेशन टू जनरेशन। आप चाहे मैरिजेस का ही आप देख लीजिए, इंटरकास्ट मैरिजेस कितनी होती है, और अगर होती भी है तो वो उस पे मार दिया जाता है, ऑनर किलिंग हो जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं तो कैसे खत्म होगी? आपको विद इंटरकास्ट मैरिजेस भी करनी होगी ज्यादा से ज्यादा, तभी ये कास्ट सिस्टम एंड होगा। क्योंकि आप समझेंगे ना, जब आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे तो आप दूसरे की स्ट्रगल को समझते हैं कि उसका स्ट्रगल क्या रहा है। जब आप दोनों का मैरिज हुआ या वेडिंग हुआ, तो आपके फैमिली के तरफ से या आपके कम्युनिटी की तरफ से आपको कोई मुसीबत या ट्रबल्स का सामना करना पड़ा? बिल्कुल पूरी तरीके से सोशल बॉयकॉट जिसे कहते हैं, कि लोग बात नहीं करना। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन में हम लोग गए क्योंकि हमें धमकियां मिल रही थी कि अच्छा तुम आप प्रशांत के साथ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, वहां पे लिखना पड़ा कि मेरा मेरे परिवार के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध आज के बाद नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हमें शादी करनी पड़ी, और शादी का प्रोसीजर बहुत लंबा होता है क्योंकि 1 महीना लगता है, फिर नोटिस जाता है दोनों घरों में। ये सब चीजों से हम बचने के लिए हमने आर्य समाज मंदिर में शादी करी कि चलो ठीक है, मतलब शादी करनी है तो कर लेते हैं, जैसे भी मतलब वो हम उस चीज में मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ आप शादी कर लिया हमने। बाकी हम जो है, हम प्रशांत हमेशा ये बात करते हैं कि हम दोनों एक इक्वल पार्टनर हैं। मतलब बाबा साहिब भी यही कहा करते हैं कि 2 लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड्स होने चाहिए, ना कि
हस्बैंड एंड वाइफ, स्लेव और मालिक का रिश्ता नहीं होना चाहिए, दो हस्बैंड एंड वाइफ में फ्रेंड्स और पार्टनर का रिश्ता होना चाहिए। वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप रहता है ना कि लोगों में, मोस्टली मेल में, कि आई हैव ओनरशिप नाउ ओवर हर, इसलिए शायद आपने अपना सरनेम भी चेंज नहीं किया, बिकॉज प्रशांत ने आपको उतना इक्वल समझा कि उनने कहा कि मेरा एक सरनेम लेने का ज़रूरत नहीं कि बताने के लिए कि तुम मेरी वाइफ हो, वहाँ हम हैं हस्बैंड वाइफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें तुम्हारा सरनेम रखना है तुम रख सकते हो। तो वहीं हम एक चीज़ देख सकते हैं कि एक वो जब आगे नाम आ जाता है किसी का, तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है अभी वो बहुत डिबेटेबल है कि कई बार और उस औरत को चाहिए होता है कि उनका नाम लगे, वो चले, वो इज अप टू द वुमन इफ शी वांट्स टू कीप हर सरनेम, इफ शी वांट्स टू कीप हर हस्बैंड सरनेम और हर सरनेम। लेकिन उसमें एक वही इक्वल चीज़ है कि अपना मेजॉरिटी शेयर देना और 50-50 करना उसे, वो बहुत हार्ड लगता है कई लोग को कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा वैसा वाला आ जाता है उनके अंदर वो फीलिंग। दैट्स व्हाट आई थिंक, क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग वैसा नहीं है या उनकी सोच वैसी नहीं है। जैसे मनुस्मृति में एक श्लोक है, लिखा गया है कि औरतों को अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, फिर उसके बाद पति के संरक्षण में, फिर बच्चों के संरक्षण में। तो ये जो सब चीजें ना रिलीजन के हिसाब से ही चल रहे हैं लोग, जनरेशन टू जनरेशन। करेक्ट, तो हम, बाइबल में भी यही लिखा है, हाँ बाइबल में भी यही लिखा है। वही 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 मैं कह रही हूँ। तो ये सब जो चल रहा है वो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, किसी को तो ये तोड़ना होगा ना, कोई तो आएगा जो इस चीज को तोड़ेगा। हमने यही कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारे मतलब अंबेडकर हैं या फूले हैं, उनके बताई गई बातों पे हम चल सके। बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा अनइक्वल है। मतलब आप शादी बहुत पेट्रियार्कल है, बहुत ज्यादा पेट्रिया, क्योंकि करेक्ट, क्योंकि सब मोस्टली जो चीज़ें लिखी हैं वो किसी आदमी ने ही लिखी हैं, तो हमेशा इंसान अपने साइड से सोच के ही चीज़ लिखेगा। वैसा मैं कहना चाहता हूँ बस कि दूसरे की दर्द को वो उतना नहीं समझ पाएगा या नहीं देख पाएगा, वो अपना ही जो जितना एक्सपीरियंस है, जितना उसने सीखा है, और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें लिख पाएगा। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अगर एक आदमी ने लिखी है, तो वो एक आदमी के पर्सपेक्टिव से ही दुनिया चलने वाली है। इसलिए कहते हैं शायद इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, और अभी वो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। रफ्तार कम है लेकिन रफ्तार बहुत कम है, लेकिन हाँ हम चाहते हैं, हमारा सपना यही है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ पेट्रियार्की, ये दोनों हो एक साथ हो खत्म, क्योंकि इन दोनों का खत्म होना बहुत जरूरी है। ये दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड भी है। अगर आप पेट्रियार्की को देखिए और जो वो कास्ट है, कास्ट सिस्टम है, वो दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, क्योंकि वही उसी में है ना सुप्रीमेसी का बात की गई है कि यहाँ पे ब्राह्मण सुप्रीम है और यहाँ पे मैन सुप्रीम है। और इसका जो तोड़ने के लिए है वो यही है, जस्टिस यही होगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और पेट्रियार्की दोनों हो, तभी हम एक इक्वल सोसाइटी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सपना है, और बाबा साहब के टाइम से ही ये सपना चला आ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है पूरा। लेकिन हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई आएगा जो शुरुआत करेगा और इसका एंड करेगा। सो इसीलिए हम लोग जब शादी किए तो हम इसी सोच से किए थे कि हम दोनों इक्वल पार्टनरशिप रखेंगे, कि मतलब ये नहीं होगा कि कोई किसी का कोई, लेकिन पति के नाम में ही ऐसा आ जाता है कि स्वामी है, और जो एक स्वामी है तो दूसरा तो स्लेव ही होगा ना। तो इसलिए हम एक दूसरे को साथी कहकर बुलाते हैं, कभी भी पति पत्नी नहीं कहकर बुलाते, तो साथी बुलाते। साथी एक ज्यादा ऐसा लगता है कि एक फ्रेंड और एक हमसफर इस तरीके का। तो कोई मतलब हम जैसे लोग ही जो हैं, हमारी जनरेशन वाले लोग ही इस चीज को तोड़ पाएंगे। अभी जैसे सिचुएशन है, 2 बार प्रशांत कनौजिया जी जेल गए हैं, राइट, और दूसरी बार आपको शायद उसी चीज़ से आपको गुजरना पड़ रहा है, राइट, उसी चीज़ से, वही चीज़, वही समाज का वही रिएक्शन है, आपकी भी वही प्रक्रिया है, सरकार हो या पुलिस हो या न्यायालय हो, उनका भी वही रुख है। तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या आपको लगता है कि कुछ एक्शंस या कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनको नहीं करना चाहिए था, या कुछ ट्वीट थी जो उनको नहीं करना चाहिए था? क्या आपको वो सेंस ऑफ फीलिंग आपको कभी आया है?
असहमति तो किसी से भी हो सकती है और हम दोनों की भी बहुत जगहों पे असहमति होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असहमति का कि 50 दिन से किसी को जेल में डाल दिया जाए। क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर मैं उनसे असहमत हूँ तो मैं उनको बोलूंगी कि ये आप गलत कर रहे हैं, Right. लेकिन गलत कर रहे हैं उसके पीछे आपको 50 दिन सरकार और जो स्टेट जिस तरीके से काम करता है Right. ब्रूटली, और पुलिस ब्रुटैलिटी है। जैसे अब आप बताइए, अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की जब हत्या होती है तो इंडिया में लोग इस तरह निकल जाते हैं, बोलते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर। लेकिन जब इंडिया में ही कास्ट को कितना इग्नोर किया जाता है, तो प्रशांत से मैं डिसएग्री हो सकती हूँ, दैट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, लेकिन जो कर रहे हैं वो एक उसी लिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक इक्वल सोसाइटी बने, और जो मैं भी चाहती हूँ। उनका तरीका अलग हो सकता है, उनका तरीका मुझे शायद गलत लग सकता है, लेकिन जो मंजिल है, जो एक मंजिल पे पहुंचना है, वो मेरी भी वही है, उनकी भी वही है। तो मैं उनसे डिसएग्री होती हूँ, लेकिन ये नहीं है ना कि डिसएग्रीमेंट किसी को जेल में डाल दिया जाए। राइट। ऑफ कोर्स। और जैसे कि आपने बोला कि ब्लैक लाइव्स मैटर का आपने सवाल उठाया, और साथ में ही एक्चुअली दलित लाइव्स मैटर उस तरीके से हम देखें जाए, लेकिन मैं इसे मेंशन करना चाहता था, और शायद आपने पढ़ा होगा कि कुछ लोग जो है ब्लैक लाइव्स मैटर को लेके हिंदू लाइव्स मैटर का हैशटैग चला रहे थे, राइट। हिंदू लाइव्स मैटर, कि उनको लग रहा था कि ब्लैक अमेरिकन्स या ब्लैक जो है, जो अमेरिका में अलग रंग के लोग, जैसे उनको बोलते कलर्ड करके बोले जाते थे इतिहास में, राइट, उनका जो इतिहास है, और भारत देश में या हिंदुस्तान में हिंदुओं का जो इतिहास है वो कुछ लोगों को एक सरीका लगता है, तो मैं सेम लगता है। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, और मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा था जब पढ़ रहा था, क्योंकि उसको बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसको एक वर्ड है जो मैं भूल गया हूँ, उसको मतलब एकदम बेहुदा बोलते हैं ना, एकदम बेहुदा बात है। मतलब हम हिंदुस्तान के हिंदुओं को अमेरिका जो गोरों का देश है, वहाँ पर जो काले माइनॉरिटी में है, उनके साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हम एक ही समय पर एक ही बार ये कर सकते हैं जब हम असली मुद्दों से बातों को भटकाना चाहते हैं, राइट। जब हमने अपने आप को बेवकूफ़ बनाया है, अपने आप से झूठ बोला है कि एक्चुअली ऐसा सिचुएशन है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान पर मेजॉरिटी जो टाइम है उस पर हिंदुओं ने ही राज किया है, या हिंदुस्तान के ही लोगों ने राज किया है जो हिंदू थे। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ब्लैक लाइव्स में हिंदू लाइव्स मैटर करके, राइट। मैं सिर्फ ये बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि इट्स एन आयरॉनिकल स्टेटमेंट, और ऐसी बात है कि वी ऑल्सो हैड, और ये उन्होंने बोला था जिसको हमने इस शो पर एक गेस्ट के तौर पर लाया था, तो फिर बाद में उन्होंने इस तरीके की बात की, और मैंने उस पर सवाल किया, फिर उसने फिर भी डिफेंड किया उस चीज़ को, काफ़ी बेहुदा बातें लेकर। मैंने उनको चैलेंज किया था कि वो आकर प्रूव कर सके स्टेटिस्टिक्स और फैक्ट्स के साथ, और अगर वो साबित कर पाए तो मैं मेरे एपिसोड पे, पॉडकास्ट पे उसको ये करूँगा, क्या बोलते हैं, उसको हाईलाइट करूँगा, और मैं लिटरेचर भी लिखने के लिए तैयार हूँ उस चीज़ पर। लेकिन फिर वो बोल रही थी कि ट्वीट है, आप ट्वीट को जाके पढ़ सकते हैं, प्रूफ है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। तो वहीं पर मैं समझ गया कि वो ट्रोल है और ट्विटर वॉरियर है। एनीवेज, मूविंग ऑन, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पिछले बार जब प्रशांत जी के साथ ये चीज़ हुआ, आप वही लड़ाई लड़ी, इस बार और उस बार में क्या कुछ फ़र्क है? क्या आपको कुछ अलग रिएक्शन मिल रहा है, या अलग रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं? नहीं, पिछली बार जो था वो सिर्फ 5-6 दिन के लिए प्रशांत जेल में थे। इस बार 50 से ज्यादा दिन हो गए हैं, और लोगों को इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि 50 दिन से कोई ज्यादा जेल में है, और किस हालात में है, किस सिचुएशन में है, हमें नहीं पता। उत्तर प्रदेश सरकार के जिस तरीके से रवैया रहता है, या जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहता है, जुडिशरी का रवैया रहता है, वो सब क्वेश्चनेबल है। जब जैसे उत्तर प्रदेश पे केस जाता है तो इस तरीके का जो फंस जाता है, मतलब वो बहुत अपने आप में सवाल उठाता है, लेकिन कोई इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा है। इस पे ज्यादा से ज्यादा बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये शुरुआत करी, मैंने एक वीडियो जारी किया स्टार्टिंग पहले, फिर मैं रोज लिख रही हूँ, रोज मतलब हर तरीके के लोगों से बात कर रही हूँ, चाहे वो दलित एक्टिविस्ट हो, चाहे वो दलित लीडर हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे कोई भी हो, मतलब मैं किसी को भी नहीं छोड़ रही हूँ। मैं सबसे जाके बात कर रही हूँ। मैं अपने लाइफ में भी मैंने शायद एक बार कहा था कि आप प्रशांत से डिसएग्री होते हैं तो आप मेरे घर पे आइए, मैं आपको बिल्कुल इनवाइट करती हूँ, चाय पीजिए, खाना खाइए, बात करिए, डिस्कस करिए। डेमोक्रेसी में
बात की जाती है। या आपको याद होगा जब बाबा साहेब गांधी के एकदम अगेंस्ट थे, लेकिन कभी भी वो कुछ गलत भाषा का उपयोग नहीं करते राइट। थे, वो एकदम डिस्कस करते थे। अगर वो गांधी को बुरा भी बोलते थे तो वो उसका पूरा वो देते थे कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको प्रशांत को गलत बोलना है तो आप उसके पीछे पहले वो दीजिए कि किस वजह से आप उसके साथ गलत बोल रहे हैं। जस्ट बिकॉज उसने ये लिखा, लेकिन वो तो उसने डिलीट किया, लेकिन फिर उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई, स्टेट कैसे काम करता है। अभी आप कुछ दिन पहले आप पुलिस ब्रुटैलिटी पे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे कि अमेरिका में कुछ हो जाता है तो लोगों को एकदम इंडियंस को एकदम लगता है अरे नहीं 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 पुलिस ब्रुटैलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने ही देश में एक व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाती है उसके घर से तो कोई कुछ तो बोलता वो नहीं जरूर है। एंटी तो नेशनल होगा, जरूर टेररिस्ट होगा। मैं अपील करना चाहती हूँ, मतलब सबसे मेरी यही अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस पे बात करिए। Right. मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन और भी अगर लोगों का साथ मिलता है तो हम ज्यादा कलेक्टिवली बात कर पाते हैं। कभी भी कोई भी अगर करंट जो इन पावर जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट कुछ भी बोलता है या फिर उनके अगेंस्ट अगर ट्वीट आता है या फिर कुछ भी आता है तो उनको उनको चुप कराने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसमें कोई शक की बात नहीं कि वो अपना पावर मेंटेन करने के लिए अपना ये मतलब अपना अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए वो लोग कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे, वैसा वाला सिचुएशन है उन लोग का। तो अभी ये भी बात आती है कि जब उनको लगता है कि वो अगर इनको चुप करा देंगे तो बाकी चुप हो जाएंगे, क्योंकि ये सब कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे आईटी सेल में लोग हैं ऐसे रेडी जो कल अकाउंट बनाएंगे, आपको आके 3 फॉलोअर्स के साथ गाली देके आपको चले जाएंगे और आपका बुरा दिन खराब हो जाता है। बेसिकली ट्विटर का काम वही है कि आपका हेट स्पीच फैलाना है। अगर शायद सामने सामने इंसान वैसे बात नहीं करता होगा, जो भी हमने जिन्हें बुलाया था वो सामने सामने जैसे ट्विटर पे थी वो वैसे बिल्कुल नहीं बात करती, वो जनरली बहुत वार्म पर्सन है और काफ़ी अच्छे से बात करती है, उनने अपना साइड ऑफ स्टोरी बताया। तो वहाँ वही भी बात आती है कि ट्विटर एक अभी ट्विटर की गलती है नहीं है ये, अभी ये गलती इंसान की है या फिर वो प्लेटफॉर्म ऐसा बन चुका है कि वो सिर्फ एंगर के थ्रू ही बाहर आते हैं। वहाँ कोई भी ऐसे अच्छे तरीके से बात नहीं करने जाते, यहाँ वहाँ बहुत ही कम पॉजिटिविटी की चीज़ें हो रही है। कितना भी योगा करके और, जाओ, कितना भी योगा करके जाओ, ट्विटर पे तो आपका आपका मूड खराब होना ही है। ट्विटर पे आपका ट्विटर पे आपका दम टूटना ही है वहाँ पे। तो वही प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे कि ट्विटर जो है एक अच्छा मीडियम बना था, कोई सा भी एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आता है एक अच्छे मीडियम के अच्छे डिज़ायर के हिसाब से आता है वो जब आना रहता है, लेकिन वो एक स्टेज आ जाता है जब वो प्लेटो में पहुंच जाता है और वहाँ पे सिर्फ या तो फालतू चीज़ें होती हैं, जैसे अभी देखा जाता है फेसबुक जो कभी कोई अभी यूज़ भी नहीं कर रहा शायद, और दूसरा है ट्विटर जो सिर्फ हेट स्पीच के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये दो चीज़ें जब एक प्लेटो आ जाता है तो उसमें कितना ही लोग कुछ कर सकते हैं, तो वो एक बात हो जाती है। तो मैंने शायद पूछा नहीं ये चीज़, तो लास्ट टाइम जब वो गए थे राइट, तो उसके बाद शायद आप दोनों ने कुछ बात किया क्योंकि आप दोनों का लाइफ है, आप आगे भी आप दोनों को गुजारना है। तो लास्ट टाइम जैसे आप दोनों का जो कॉन्वर्जेसन था वो क्या था राइट, जब वो पिछले बार जेल से आए थे कि आपको आगे क्या करना है, क्या इसी तरह से कंटिन्यू करना है या शायद कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, और इस बार क्या आप दोनों ने, इस बार तो आप क्या बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा तो फैमिली का भी एक लाइफ है राइट, आप दोनों का भी एक लाइफ है, फैमिली लाइफ भी है। तो पिछले बार जब वो आए थे तो क्या आपने इस फ्रंट पे कुछ उनसे बात किया था कि आगे क्या करना है, क्या गोल्स रखना है, किस चीज़ में नहीं उलझना है, क्या चीज़ें आप दोनों के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम दो इंडिविजुअल्स हैं। True. हमने शुरू से ही मेंटेन किया है कि हम दो इंडिविजुअल्स हैं। वो मेरे कुछ बोलने या लिखने पे रोक नहीं लगाते हैं, तो मैं उनके बोलने या लिखने पे रोक नहीं लगा सकती। हम दोनों एक दूसरे का एडवाइस दे सकते हैं कि आप इस तरीके से ऐसा मत करिए, ये अच्छा नहीं रहेगा, या वो मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि इस तरीके से करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम एक दूसरे को एडवाइस दे सकते हैं। हम दूसरे पे ये नहीं कि अच्छा तुम आगे से ये नहीं करोगे, तुम ये देख लेना, मतलब हम लोग ऐसे नहीं है। हम लोगों का काफी कंपेनियनशिप रहता है कि दोनों बात
करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम्म, लेकिन लड़ाई भी होगी उसमें, लेकिन ये नहीं होगा कि तुमको मैं रोकूंगी, तुमको ये नहीं करने दूंगी। मैं सपोर्ट करूंगी, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो मैं सपोर्ट करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तुम वही बात बोल रहे हो जो लोग एक्चुअली में चाहते हैं कि हो, राइट, लेकिन वो खुद से उनके अंदर वो हिम्मत नहीं होती लिखने की। हम्म, लेकिन वो लिख पाते हो। प्रशांत एक बहुत ज्यादा निडर और बहुत ज्यादा फियरलेस, मतलब उनके जैसा फियरलेस शायद ही कोई होगा। हम्म। तो वो जिस तरीके से लिखते हैं, वो चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि ये फियरलेसनेस मुंबई के सड़कों पे और शहर में सीखा है उन्होंने। तो वो भी वहीं से सीखे हैं, स्लम से, स्लम में मतलब जिस तरह रहते थे, और वहीं से उन्होंने वो राइट, सीखा है। हम्म, अपने कॉलेजेस में भी जब वो आईएमसी भी आए तब भी उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया। हम्म, जब रोहित वेमुला के लिए भी उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, राइट, बहुत मीडिया कवरेज था उस टाइम पे। हम्म, तो वो इस तरीके का वो चाहते हैं कि मतलब चाहे आईएमसी में अभी फीस का मुद्दा चल रहा था, उसको लेके भी परेशान इतना बोले कि फीस माफी होनी हम्म, चाहिए, फीस हम्म, मतलब या तो एक मिनिमम फीस होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, हम्म, प्रशांत इसमें बोलते रहते हैं, जिससे मैं पूरी तरीके से एग्री करती हूँ। कुछ चीजें हैं जिससे मैं एग्री नहीं करती हूँ, लेकिन वो मैं उनको रोक नहीं सकती हूँ, मेरा उन पे पावर नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को लेकर एक दूसरे को पावर नहीं दिखाते हैं कि अच्छा तुम मेरे ऊपर राज करना या मैं तुम पे राज करूँ, हमारे एक सर्टेन सेंस ऑफ बाउंड्री रिस्पेक्ट है। हाँ जी। तो इस बार भी मैं उन्हें सिर्फ आज समझाऊंगी, एडवाइस करूंगी, लेकिन ये नहीं है कि मैं उनको रोकूंगी तुम इस तरीके से मत बोलो, उस तरीके से मत बोलो, क्योंकि तरीका शायद आप उसे एग्री नहीं कर सकते, लेकिन वो चाह तो वही रहे ना कि इक्वल सोसाइटी हो, राइट, राइट, एनिलेशन ऑफ कास्ट हो। हम्म, तो वो कुछ गलत तो चाह नहीं रहे हैं। सोसाइटी रेडी नहीं है, सोसाइटी तो किसी चीज के लिए रेडी नहीं होती है। सोसाइटी तो सती प्रथा को एंड करने के लिए भी रेडी नहीं होगी। तो सोसाइटी तो किसी चीज के राइट, लिए रेडी ट्रू, नहीं होगी। मैं इस बात पे वंडर कर रहा हूँ कि आप दोनों जिस लेवल का अंडरस्टैंडिंग और जिस लेवल का रैशनैलिटी को आप लेकर आ रहे हो, राइट, मतलब सोच और विचार में, थिंकिंग में जो क्लैरिटी है आप दोनों के, कि एक इंडिविजुअल सेंस भी है कि हम इंडिविजुअल्स है और हमको जो पर्पस है लाइफ का वो भी पूरा करना है, और एज अ पार्टनर या एज अ कंपेनियन भी करना है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं कि ये आई एम ट्राइंग टू प्रोसेस दिस कि इतना रैशनल होने के बावजूद भी क्या आप इतने अच्छे बॉन्ड में दोनों एक साथ रह सकते, क्योंकि व्हाट बॉन्ड एंड व्हाट कंपेनियनशिप डज इज, जितना मैं समझता हूँ कि वो एक दूसरे को जो है एक सेंस ऑफ ओनरशिप ज़रूर देता है, चाहे आपका उन पे या उनका आप पे, कि अरे मैं ऐसे चाहती हूँ तो शायद, या मैं ऐसा चाहता हूँ तो तुमको। तो ये इतना पॉसिबल कैसे है, मतलब इतना लेवल ऑफ फ्रेंडशिप के बावजूद, या इतना डीप सेंस ऑफ फ्रेंडशिप या प्यार के बावजूद भी ये लेवल ऑफ रैशनैलिटी और अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में। हाउ इज दिस पॉसिबल? अ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब हम पहली बार हम लोग मिले थे, तो जब हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा करी, बहुत सारी चीजों पे, और हम दोनों ही मतलब एक चीज पे, हम दोनों वैसे बहुत अलग हैं। प्रशांत बहुत एग्रेसिवली अपनी बात रखते हैं, और मैं थोड़ा सटल वे में अपनी बात रखती हूँ। और मैं बहुत शांत हूँ, और प्रशांत बहुत ज्यादा एग्रेसिवली अपनी बात रखते हैं। और वो मतलब जिस तरीके से नारे भी जब लोग लगाते हैं, तो बहुत उनकी आवाज बहुत तेज होती है, तो मेरी बहुत धीमी आवाज होती है। तो हम दोनों बहुत अलग हैं, लेकिन हम एक चीज पे हम मिलते हैं, वो हमारी सोच है कि जो हम चाहते हैं कि एक इक्वल सोसाइटी हो, एक एनिलेशन ऑफ कास्ट हो, और बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियार को हम दोनों ही मानते हैं। तो ये सब जो बातें हैं वो हम कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, वी आर वेरी पोल्स अपार्ट, मतलब हम बहुत ज्यादा पोल्स अपार्ट है, दोनों ही बहुत अलग है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पे हम लोग मिल जाते हैं। हमारी जो डिस्कशंस भी होती है कई बार, तो पॉलिटिक्स को लेके भी होती है, तो हम लोग उस पे भी हम बहुत ज्यादा जगहों पे एक ही होते हैं, कि हम एक ही चीज सोचते हैं, एक ही चीज चाहते हैं। तो इस तरीके से रैशनैलिटी मतलब हम कर पाते हैं। राइट, और ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो बिल्कुल जरूर, डेमोक्रेसी है, तो लड़ाई तो बिल्कुल होनी है, और आर्गुमेंट्स होते हैं, उसे लड़ाई ना कहा जाए, आर्गुमेंट्स होते हैं कि अच्छा ये राइट, कैसे हो गया, तर्क वितर्क, या तर्क वितर्क होते हैं, एंड लेकिन फिर उसके बाद हम सोचते हैं ठीक है, या चलो फिर और एंड ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन करके हम बंद कर देते हैं, फिर हम कुछ और बात करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा चलता है।
तो उसमें ये भी बात आती है कि व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल सेल्फ ऑफ योर ओन, जब आपको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पता है तो आप शायद सामने वाले की भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की उतनी रिस्पेक्ट करते हो कि when you are a couple, you know that first you are an individual, then you are a couple, and or then you are someone's partner. अगर वो first self individuality की आपके पास आइडेंटिटी नहीं है और आप अपनी आइडेंटिटी वो कपल या फिर वो रिलेशनशिप में ढूंढ रहे हो, तो आप शायद कहीं ना कहीं सेल्फिश बन रहे हो दूसरे पार्टनर की तरफ से, कि क्योंकि आप उनके अंदर अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाहते हो, जहाँ आप अपना वो बोलते हैं, एक वो मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको ये सब दे, वो आपको ये सब प्रोवाइड करे, तभी कहीं ना कहीं जाके हम एम्प्टी फील करने लगते हैं। क्योंकि अगर हम एक फुल, मतलब कोई कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर एक खुद का इंडिविजुअल हम लोग दो एंटिटी आते हैं और वो समझ पाते कि ये अलग अलग एंटिटीज़ हैं और अलग अलग एंटिटीज़ रहेंगी लेकिन एक बॉन्ड में रहेंगी, तो उसमें एक अलग सेल्फिशनेस नहीं आता कि हाँ मुझे तुमसे इतना ये सब चाहिए, मुझे तुमसे इतना वो सब चाहिए, और ये मेरा तुमसे एक्सपेक्टेशन है, या फिर ये मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मुझे इतना मिलना चाहिए। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल होना भी बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन में, ताकि एक वहीं से मेंटल पीस ऑफ माइंड या फिर छोटी छोटी बातें जो आती है वो वहीं स्टेज से आती है, आपकी एक ओनरशिप से आती है, आपकी इंडिविजुअलिटी से आती है, और बहुत कुछ चीज़ों में से आती है। बस मुझे वो उसमें ऐड करना था। जैसे मैं एक और इसमें बात ऐड करूँ कि प्रशांत जो है हमेशा कैमरा को फेस करते आए हैं, लाइव करते आए हैं, लेकिन जब प्रशांत का पहली बार अरेस्ट हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत इसी बात पर हुई थी, क्योंकि मैं कैमरा फेस करने में मुझे बहुत दिक्कत आती है और मैं उतनी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ जितना प्रशांत है, तो हम बहुत अलग हैं। लेकिन अभी जब हम प्रशांत के लिए जब मैं फाइट कर रही हूँ तो मुझे भी मजबूरी है कि मैं कैमरा को फेस करूं और नर्वस हुए बगैर अपनी बात रखूं। तो ये भी हम दोनों में बहुत फर्क है कि प्रशांत बहुत टाइम से ये सब इश्यूज को एड्रेस करते आए हैं। मैं अभी उस मतलब उस फ्रेम में आई हूँ और उस पर बात कर रही हूँ। तो हम अलग हैं लेकिन हम इन सब चीजों पे मिल जाते हैं। तो हमारा मीटिंग पॉइंट यही होता है कि हम चाहते हैं कि सब इक्वल हो, महिलाओं को उनका इंडिविजुअल अधिकार मिले। तो ये सब अच्छी बात है। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को ये बातें क्यों नहीं चाहिए। मेरा मतलब ये सवाल भी है और सारे अपर कास्ट जितने भी लेफ्ट लिबरल जो भी हैं लोग, उनसे यही सवाल है। ये तो अच्छी बात है ना कि अगर आप चाहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो इसमें बुरा क्या है? आप क्यों नहीं चाहते एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? और तो जैसे आप इनके लिए लड़ रहे हो, राइट, आपने अपने जो इंडिविजुअलिज्म है या खुद का जो आपका आइडेंटिटी है, राइट, वो उससे आप कैसे फिर जब आप लड़ रहे हो इनके लिए, ये सब कर रहे हो, तो आप अपने आप से क्या बात करते हो इन वक्तों पर कि ये वक्त गुजरेगा या आपको लड़ते रहना पड़ेगा या आपको कुछ और भी है जो आपको करना है? तो आपका जो पर्पस है ये इन सब के बीच में आप उसको कैसे फाइंड करते हो, कैसे आप उसको ढूंढ पाते हो? देखिए, प्रशांत जो है, प्रशांत के लिए जब प्रशांत ने मेरे लिए बहुत जगहों पे स्टैंड लिया है, ठीक है, चाहे वो शादी करने से लेकर, चाहे जब आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, तब उस वक्त भी मेरे साथ होना और मेरी हर बात सुनना और तरह तरीके की चीजें करना। सो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और आज जो भी मैं प्रशांत के लिए कर रही हूँ वो वही है कि मैं उनका साथ ही दे रही हूँ। और मेरी आइडेंटिटी है यही कि प्रशांत के अलावा मेरी आइडेंटिटी है कि मैं और प्रशांत जो है पॉलिटिक्स पे ज्यादा लिखते हैं, वो बहुत एग्रेसिवली लिखते हैं, मैं अलग तरीके से लिखती हूँ। आप मेरी और उनकी राइटिंग में बहुत मतलब डिफरेंट पाएंगे, बहुत स्टार्क डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और ये डिफरेंस अच्छा है, ये डिफरेंस गलत नहीं, क्योंकि डिफरेंसेस कभी भी गलत नहीं होते, डिफरेंसेस आपको यूनिक होते हैं। लेकिन लोग जो है, सोसाइटी है, वो उसे इस तरीके से मतलब सिग्मेटाइज कर देती है कि गलत है ये। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम दोनों अलग है, लेकिन हम दोनों ही कुछ कुछ विषयों पे लिखते हैं। वो उनकी भाषा अलग है, उनका बोलना अलग है, उनकी हिंदी और ज्यादा अच्छी है मेरे से, मतलब जब वो लिखते हैं तो इस तरीके का है। और मैं अपने को यही हिम्मत देती हूँ कि कुछ अच्छा होगा, मतलब अगर मैं लड़ रही हूँ तो इसका पॉजिटिव आउटकम आएगा। तो क्योंकि प्रशांत सबके लिए लड़ाई लड़े हैं, सबके लिए आउट ऑफ द वे जाके बात करी है, सब कुछ किया है। तो
प्रशांत के लिए भी आएंगे लोग, सॉलिडारिटी देंगे और दे भी रहे हैं कुछ लोग। तो यही है, बस मेरी आखिरी बात यही है कि मतलब प्रशांत के लिए आप सॉलिडारिटी दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए बस, और मेरा साथ दीजिए। मतलब हम सब एक साथ होके सब प्रिजनर्स के, पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आवाज उठाएं, बस यही बात है मेरी। राइट। और जो जो ऑपरेसर्स हैं, हम बोल सकते हैं, पता नहीं ऑपरेसर्स शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, या फिर जो लोग हैं जो आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता था, क्या आपको डर है कि आपको भी अंदर ले लेंगे? आप इतने सारे बात कर रहे हैं और इतना उनके लिए लड़ रहे हैं, कि आपको डर है कि आपको भी अंदर डाल दिया जाएगा? देखिए, मुझे अंदर डालेंगे तो डाल देंगे, मुझे इस बात का डर नहीं है, और तो अच्छी बात है कि मुझे डालेंगे, तो ठीक है, डाल दे मुझे अंदर, मुझे इसका डर नहीं है। तो क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा चीजें देख लेता है, Right. झेल लेता है, तो उसका डर खत्म हो जाता है। राइट। तो अब वो डरा नहीं सकते हमें, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि डराएंगे, मतलब अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट कर लें, फिर उस पे तो आप कुछ नहीं बोल सकते ना। जिस तरीके से अभी सब चल रहा है, तो आप उस पे तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते, कब कौन अरेस्ट हो जाए, कब कौन अंदर चला जाए, कुछ पता नहीं है। राइट। और जो मैं पूछना चाह रहा था कि जो अथॉरिटीज़ है, जो लोग उनको ऐसा अरेस्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, प्लस जो लोग इन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रशांत कनौजिया गलत है या उसने गलत बात किया है, राइट, या वो एंटी नेशनल है, वो ऐसे लोगों से आपका क्या मैसेज रहेगा या क्या अपील रहेगा ऐसे लोगों को? मेरे लिए उनके लिए कुछ नहीं है कहने के लिए, मतलब वो जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो बोलते रहिए, मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ, सच कहूँ तो मैं उनको सिर्फ एक ट्रोल ही समझती हूँ, और ट्रोल से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है। और क्योंकि किसी के लिए आप बुराई अगर आप कर रहे हैं, या आप चाह रहे चाह हैं, रहे हैं, यस यस। तो आप करिए, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी लड़ाई लड़ती रहूंगी, मेरे को अपनी लड़ाई जिस तरीके से लड़नी है मैं लड़ती रहूंगी, आखिरी सांस तक प्रशांत के लिए मैं लड़ती रहूंगी, बोलती रहूंगी और लिखती भी रहूंगी, और उतना ही एग्रेसिव लिखूंगी जितना प्रशांत लिखते हैं। और जिसको जो लगे, जिसको जो कमेंट करना है वो कर सकता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल, उसको भी डेमोक्रेसी है, वो भी डेमोक्रेसी में जी रहा है, वो भी फ्री है, तो वो भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। So, thank you so much, जगीशा जी, for joining us आज के एपिसोड में। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिली और बहुत अलग एक पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखने मिली। होपफुली प्रशांत को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले एंड उनको रिहा किया जाए, एंड जो भी ये देख रहा है या फिर जो भी ये सुन रहा है वो अपनी आवाज़ उठाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत हुआ है। हमने, आपने भी और बहुत सारे लोगों ने हर चीज़ रीट्वीट की है, शायद वो चीज़ सही नहीं होगी, शायद कभी कभी वो चीज़ हमें पता भी नहीं कि वो चीज़ किसी ने जानबूझ के की है कि नहीं। तो अगर इंसान अपनी अगर गलती उसी वक्त मान लेता है कहीं ना कहीं, तो वो माफ़ हो जानी चाहिए और उसमें स्टेट को इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हेट स्पीच क्राइम नहीं है। और जिस चीज़ में जो हेट स्पीच क्राइम है, उनको तो कौन से अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, कौन से लोग देख रहे हैं, वो तो हमें शायद पता ही है। तो वही बात है कि आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद कोई भी नहीं उठाएगा। तो हम शायद अपना सा छोटा सा यहाँ पार्ट कर रहे हैं, जहाँ हम बस पहुँचाना चाहते हैं कि बहुत जन, ये जगीशा सिर्फ एक बहुत लोगों में से हैं जहाँ जिनका कोई अरेस्ट हुआ है विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी रीज़न, और कोई मतलब चार्जेस जो हैं अपने मन गढ़ंत चार्जेस उन पे लगाए गए। शायद हो सकता है कि मैं और प्रशांत इस लिस्ट में नेक्स्ट हो सकते हैं, किसी को नहीं पता। तो हम बस चाहते हैं कि अगर किसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाना गलत नहीं है। आप अगर डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाना वो उसका डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने जैसा ही है। अगर आप उसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप उसे पीछे खींच रहे हैं, आप चाइना और सऊदी के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही आप उसकी तरफ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस चीज़ के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उस चीज़ को ही आप उस पिलर को या कहीं ना कहीं आप गिरा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच जगीशा। आप फाइनल फ्यू वर्ड्स आप जो कहना चाहेंगी? तो नहीं, बस सबको यही कहना चाहूंगी कि प्रशांत को आप सॉलिडारिटी दीजिए, उनका साथ दीजिए और मेरा साथ दीजिए कि हम इस लड़ाई को और अच्छे से लड़ पाए। और क्योंकि आज हम प्रशांत के लिए ही सिर्फ नहीं लड़ रहे, हम और उन लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं जो
अभी जेल में बंद है, जिनको नहीं होना चाहिए जेल में बंद, और उसको रिहा कर देना चाहिए। तो आप सबके लिए आवाज उठाइए, प्रशांत के लिए, उमर खालिद से लेकर हर व्यक्ति के लिए, हर दलित, मुस्लिम, आदिवासी के लिए आप आवाज उठाइए। और हर कोई जो जेल में बंद है इस वक्त, जिनको जबरदस्ती जेल में डाला गया है कि बिना किसी सबूत या बिना किसी गवाह के उनको जेल में डाला गया, तो आप उनके लिए आवाज उठाइए। सो प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एज वेल। सबका शुक्रिया जिसने भी ये एपिसोड सुना। सो गाइस, अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दबाइए, और अगर ये चीज़ अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको अवेयरनेस थोड़ा और डालना है किसी के अंदर तो शायद उनको दिखाइए, अगर उनको मन हुआ, शायद किसी का थोड़ा सा भी अगर हम माइंड चेंज कर पाए, किसी के थोड़ा सा भी अगर हार्ट चेंज कर पाए, तो दैट गोज़ अ लॉन्ग वे, बिकॉज one person multiplies into many more. So guys, do subscribe. If you like the video, do give it a like, share a comment, and we always want to have a conversation and not share hate speech as anything. So यहाँ पे जो भी आपने सुना उस चीज़ उसको एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लेके आप ना जाइए और पूरे कॉन्वर्जेशन को एक साथ सुनिए. So guys, thank you so much for tuning in, and do follow us on our Instagram page, that's Charcha with the Chichas, and also on our Twitter handle, that's CWC_pod. So like, share and subscribe, and until next time, that's it from Charcha with the Chichas, your discussion adda. Cut. Thank you.